हेलो एवरीवन। आज है 14 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन सा देश नाटो में नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया जाएगा? तो स्वीडन। न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन संबंधी विधेयक के कारण किस देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं? ये है इजराइल। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा किसके सहयोग से जारी किए जाते हैं? तो ये यूएनडीपी। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ओएनजीसी। एमएसएमई फार्मा फर्म के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की किस अनुसूची के नियमों का पालन करना अनिवार्य है? अनुसूची एम। किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अभिजीत चक्रवर्ती। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार संचालक कौन है? लीसा। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये है चौथी। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है सेल्वा प्रभु तिरुमनन। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो यह है तमिलनाडु। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? तो ये 28%। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? ज्योत्सना सबर। फ्रांस के वेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कोलंबिया में। समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन को मजबूत करने के लिए कौन सा सैटेलाइट सिस्टम प्रारंभ किया गया है? सागर संपर्क। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खनन गतिविधियों को रोकने और अवैध शिकार को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा बहुत अधिक गंभीर रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो रिजर्व स्फीयर है, जो जीव है, उनको बचाया जा सके। तो अब जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी का पठार है उसके पश्चिमी भाग में है। इसकी स्थापना हुई 2001 में, यूनेस्को साइट में 2012 को। यहाँ का जो मेन स्तनपायी जीव है नीलगिरी तहर, वो यहाँ पर आकर्षण है और इस पार्क को पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये पार्क कौन है? तो ये जो हमारा पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, उसका एक पार्ट है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो ये 1986 में हुई। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदियां बहती हैं? तो पायकारा, विलथा दाहल्ला और कुंदहा, ये 3 नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए कंबोडिया, बी वियतनाम, सी भारत या डी म्यांमार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। हमारे देश भारत के द्वारा आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी और वो सम्मेलन होगा पारंपरिक दवाओं पर। और ये कब होगा? तो ये 20 जुलाई को किया जाएगा। अब बात करते हैं आसियान की। तो आसियान का है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 10 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में। स्थापना कब हुई? तो 1967 में। अब इसके जो सदस्य देश हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम। आसियान प्लस 3 ये क्या है? तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, तो ये इसमें शामिल है। अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम को भी हमारा देश आईएनएस कृपाण उपहार में दे रहा है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो चर्चा में। और बाकी कंबोडिया और म्यांमार इसके सदस्य देश है। और एक और चीज याद रखने लायक है आसियान से, तो वो है हमारे देश के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई है। और ये पॉलिसी कब अपनाई है? तो ये अपनाई है हमने 2014 में। तो उस समय ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? उस समय ये सम्मेलन म्यांमार में 12वें एशियाई आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान
ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे देश के द्वारा अपनाई गई। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? ए FSSAI, बी भारतीय खाद्य निगम, सी नाबार्ड या डी अमेजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए FSSAI। FSSAI। अब ये क्या है? तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब की गई? ये की गई 2008 में। अब इसके लिए कोई एक्ट चाहिए होगा, तो वो एक्ट कौन सा था? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा? जो खाद्य सामग्री के लिए मानक है उनको निर्धारित करता है, उनकी बिक्री आयात को नियंत्रित करता है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन निम्न में से किस शहर में होगा? ए नोएडा, बी काशी, सी लखनऊ या डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काशी। अभी हाल ही में यहाँ G20 के विकास मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। चंद्रयान 3 को निम्न में से किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? ए SSLV, बी PSLV, सी फॉल्कन 9 या डी LVM-3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी LVM-3। LVM-3 के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें जो चंद्रयान 3 है, ये इसरो द्वारा भेजा जाने वाला तीसरा चंद्र मिशन है। अब इसमें और चंद्रयान 2 में कुछ सिमिलरिटी है, वो क्या है कि उसमें भी एक लैंडर और एक रोवर था और इसमें भी था, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। लॉन्च कहां से किया जाएगा? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जो चंद्रयान 3 है, ये चंद्रमा पर जब लैंड होगा तो इसे किस उद्देश्य के माध्यम से भेजा जा रहा है? तो पहला तो ये कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है लैंडर की, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन करना है और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। इसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में भेजेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय यानी स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। अब इसमें जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। तो जो रोवर है वो लैंडिंग साइट, मतलब जहां पर उसको लैंड किया जाएगा, वहां के आसपास की तत्व संरचना का पता लगाना है, और इसके लिए वो उस पास क्या क्या होगा? तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होगा। जो LVM-3 है वो 3 चरण वाला वाहन है। इसके पहले चरण में ठोस ईंधन होगा, दूसरे चरण में तरल, और तीसरा जो अंतिम होगा वो क्रायोजेनिक होगा। और ये पहले जो LVM-3 है, ये GSLV का ही मतलब नया नाम है। पहले GSLV Mach 3 हुआ करता था और उसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया है, और इसका नाम प्यार से इसरो ने फैट बॉय रखा है। LVM-3 फैट बॉय, इसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और ये LVM-3 की चौथी उड़ान है, और ये चंद्रमा को किस कक्षा में स्थापित करेगा? तो भू स्थानांतरित कक्षा में स्थापित करेगा। किस जगह चंद्रमा के? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और जुलाई में क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी इस समय पास होते हैं। बात करते हैं चंद्रयान 2 की, तो ये कब भेजा गया? ये 2019 में भेजा गया था। अगला प्रश्न, कोई भाषा किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अब ये क्यों अभी चर्चा में है? तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे उड़ीसा के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
जो कोई भाषा है इसे कौन सी जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो वो है कोंद जनजाति। कोंद जनजाति के द्वारा ये भाषा बोली जाती है और ये एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो छत्तीसगढ़ में जो अभी हाल ही में रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे कॉरिडोर बनाया गया है और वो वन्य जीवों के अनुकूल बनाया गया है क्योंकि वहां पर उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ रहा है, तो मानव जीव संघर्ष ना हो उसको बचाने के लिए। मध्य प्रदेश से अभी सिकल सेल अभियान शुरू किया गया है, उन्मूलन अभियान, और उत्तर प्रदेश में तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं मोटो जीपी और वैदिक पार्क, ये सभी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बात करें उड़ीसा की, तो वहां की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्राचीन इतिहास में नाम कलिंग है। जब सम्राट अशोक ने आक्रमण किया तो वो 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद बौद्ध धर्म इनके द्वारा अपनाया गया। यहाँ की प्रमुख नदी महानदी, सालंदी, वैतरणी और ब्राह्मणी है। राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल और भितरकनिका। प्रमुख मंदिर है कोणार्क, भुवनेश्वर का लिंगराज, पुरी का जगन्नाथ और धौली के बौद्ध मंदिर। चिल्का झील और उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं भी यहाँ स्थित हैं। कंपनी XAI निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मार्क जुकरबर्ग, बी एलन मस्क, सी जेफ बेजोस या डी स्टीव जॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलन मस्क। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं और ये ट्विटर के मालिक भी हैं, तो इनके द्वारा अभी XAI कंपनी लॉन्च की गई है। मार्क जुकरबर्ग अगर हम कनेक्ट करें तो अभी हाल ही में इनके द्वारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया गया है। जेफ बेजोस ये अमेजन के संस्थापक हैं और स्टीव जॉब्स ये एप्पल के सह संस्थापक हैं। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए देवेश उत्तम, बी राजीव कुमार, सी पी वासुदेव या डी के राजारमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवेश उत्तम। बात करें अगर हम लिथुआनिया की, तो ये अभी हम इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां पर यूक्रेन को अभी तक सदस्यता नहीं दी गई है और एक नए सदस्य के देश के रूप में स्वीडन को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन स्वीडन के सदस्य बनने में भी अभी अड़चन है जब तक कि तुर्की के द्वारा इसको सहमति नहीं दे दी जाती है। बात करते हैं लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया एक लाटिक कंट्रीज है जो कि बाल्टिक कंट्रीज है और ये यहाँ पर है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है और बाकी इसकी लोकेशन बाल्टिक सी के पास, यहाँ डेनमार्क, यहाँ नॉर्थ सी या नॉर्वेनियन सी, इस तरफ रशिया और ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो राजीव कुमार ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और पी वासुदेव और के राजारमन, तो पी वासुदेव RBI में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं और के राजारमन IFSCA के नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य और यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? ए चंडीगढ़, बी पंजाब, सी जम्मू और कश्मीर या डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ मोबाइल के माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य से ये ऐप लॉन्च किया गया है और ये गवर्नमेंट टू सिटीजन सुविधा लोगों को प्रदान करेगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ए निषाद कुमार, बी भवानी सिंह, सी ज्योत्सना सबर या डी एम श्रीशंकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निषाद कुमार। इन्होंने हाई जंप में रजत पदक जीता है और ये पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये पेरिस में आयोजित की जा रही है। पेरिस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये फ्रांस की राजधानी है और यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वास्टिल डे परेड में अभी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो भवानी सिंह ये हमारे देश की तलवारबाजी खिलाड़ी हैं। ज्योत्सना सबर इन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है और एम श्रीशंकर इन्होंने डायमंड लीग स्पर्धा में पदक जीता था। संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 कहां आयोजित किया गया? ए जंजीबार, बी मेडागास्कर, सी सेशल्स या डी रीयूनियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेशल्स। ये सेशल्स में आयोजित किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और समुद्री डकैती को रोकना। बात करते हैं सेशल्स की, तो सेशल्स कहाँ स्थित है? तो सेशल्स इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और ये एक फ्रांसीसी द्वीप रहा है और इसका नाम सेशल्स फ्रांस के एक वित्त मंत्री के नाम पर रखा गया था। अब इसके आसपास और कौन कौन सी कंट्री है? तो ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक या कोमोरोस, तंजानिया, केन्या और सोमालिया। तंजानिया भी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यहाँ जंजीबार में आईआईटी मद्रास का एक आउट कंट्री कैंपस स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये पहला ऐसा आईआईटी होगा जिसका एक इंडियन हमारे देश से बाहर किसी अन्य देश में कैंपस होगा। ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है? ए ओसाका, बी उदयपुर, सी न्यूयॉर्क या डी क्योटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओसाका। अब ये शहर कहाँ है? तो ये शहर है मैक्सिको में। बात करते हैं हम मैक्सिको की, तो मैक्सिको को मैप में हम यहाँ देख सकते हैं, ऊपर अमेरिका है, नीचे मैक्सिको और यहाँ ग्वाटेमाला। यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पैसिफिक सी और इस तरफ अटलांटिक सी। बात करते हैं अदर जो कंट्रीज हैं उनकी भी आप लोकेशन इसमें जरूर देखें, जैसे कोस्टा रिका, पनामा, अल सल्वाडोर, होंडुरास, ये कैरेबियन सी, क्यूबा और वेनेजुएला, कोलंबिया। अभी कोलंबिया चर्चा में था क्योंकि यहाँ एवेव सम्मेलन हुआ, मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का, जिसमें हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयोग शामिल हुए हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो इसमें उदयपुर इस सूची में सेकंड पर रहा है और उसके बाद क्योटो में भी फोर्थ पर। इसमें भारत के दो शहर शामिल हैं, एक तो उदयपुर और एक मुंबई। तो उदयपुर इसमें जहां सेकंड रहा, वहीं मुंबई 10वें स्थान पर रही और प्रथम स्थान पर मैक्सिको का ओक्साका शहर है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन की, तो अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग चर्चा में है बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के कारण। तो बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक है, संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके काम क्या क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। स्थापना 25 जनवरी 1950। संविधान में कहां पर ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। जब संविधान के अनुसार हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय था, लेकिन 1989 में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया, फिर पुनः 1 सदस्यीय किया और 1993 में फिर से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाते हैं? तो इसे संसद द्वारा हटाया जाता है। सेम एज जैसे सर्वोच्च न्यायालय के हम न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही इसको हटाया जाता है। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। और संघ में एक और जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? वो है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे भी हाल ही में न्यूज में क्यों थे? क्योंकि जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उनके पर्यवेक्षण के लिए वो वहां गए हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।